तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सेंपरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, तो आज के क्लास में हम लोग का ये लेक्चर 11 दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का दांडी यात्रा शुरू होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है नेटवर्क का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक नेटवर्क है और नेटवर्क के कारण लाइव क्लासेज नहीं हो पाया। स्टार्ट किया हुआ लाइव क्लास बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, तो दिखाई नहीं देगा तो पढ़ने का फ़ायदा क्या, इसलिए मैंने लाइव क्लास को एंड कर दिया और इसे मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पर डाल देता हूँ। आप लोग इसके माध्यम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे भी जानकारी आप लोगों तक पहुँचना चाहिए, मेन बात है जानकारी पहुँचने की, कैसे भी जानकारी आप लोगों तक पहुँचना जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं इस दांडी यात्रा की। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंजॉय वाला टॉपिक है, मजा आएगा बिल्कुल इसे पढ़ने में और आनंद और मजा के साथ में इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैक में। हमने पिछले लाइव क्लास में हमने पढ़ाया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा जानकारी में समझा देते हैं ताकि जो नए बच्चे देखे उनको भी समझ में आने लगे। देखिए असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, गांधी गए जेल। गांधी 1922 में जेल गए थे। गांधी को छुड़ाकर अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। 6 वर्ष की सजा हुई थी, 2 वर्ष में से उन्हें छोड़ दिया गया था क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे और इन दंगे के कारण उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। 1924 में छोड़ दिया गया, लेकिन इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। और इसके बाद गांधी ने सोचा कि हम अपना राजनीतिक से दूरी बना लेते हैं और इस दौरान वो 1924 के बाद 1929 तक वह राजनीति से दूर रहे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान लोगों की सेवा में, चरखा का उत्पादन बढ़ाने में, ठीक है ना, घरेलू कुटीर उद्योग बढ़ाने में पूरा ध्यान लगाया। लोगों की सेवा, आश्रम चलाए, ये सब काम में उनका ध्यान था, पूरा समाज सेवा में। वे राजनीतिक पहलू से दूर थे, कांग्रेस से दूर रहे गांधी थे, ठीक है ना। और इसी बीच बहुत सारे परिवर्तन आता है, साइमन कमीशन आता है, जिसकी जानकारी आपको पूर्ण डिटेल्स में चाहिए तो उसके लिए आप पीछे विजिट कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा भारतीय इतिहास, या भारतीय इतिहास में आपको सारे चीज़ डाल दिया गया है। अन्यथा आप लोग पिछले लाइव क्लास विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना सुविधा है। तो देखिए साइमन कमीशन हुआ। साइमन कमीशन के बाद में नेहरू रिपोर्ट। अंग्रेजों ने बोला कि भाई नेहरू रिपोर्ट, नेहरू से बोला कि आप यदि इतना ही आपको अपने जनता पर भरोसा है तो चलो भाई एक नेहरू रिपोर्ट अपना रिपोर्ट बना कर दो, एक ऐसा संविधान बनाओ जिससे आपकी पूरी जनता माने। नेहरू भी जोश में आ गए, संविधान बनाया। पूरी जनता की बात बाद में है, कांग्रेस के ही कुछ लोग जैसे मोहम्मद जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया और इसको मानने के लिए वो तैयार कब हुए, तो मोहम्मद जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग को रख दी। लो भाई ये मेरी 14 सूत्री मांग, ठीक है ना। और इस तरह कांग्रेस में फूट पड़ गई, कांग्रेस 2 भागों में बट गया। उसके बाद सारे काम यहाँ पर हुआ। साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन के भी नारा लगा, जाओ भाई साइमन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट बनाए गए और इन सारे क्रियाओं के बाद कांग्रेस टूट चुका था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था खत्म हो चुका था लगभग, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी के नाम पर चल रही थी। कांग्रेस में भी मतभेद हो गया था। जब परिवार में मतभेद हो जाता है तो बहुत समस्याएं होती है इसे मतलब लेकर चलने में। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि एक नई पार्टी का गठन किया कांग्रेस में, जिसे पिछले लाइव क्लास में हमने क्लियर किया था, कांग्रेस वामपंथी युवा वर्ग। और इसका मुख्य उद्देश्य रखा पूर्ण स्वराज की मांग करना, यानी हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे। मतलब इसमें कोई बात नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, कोई समस्याएं नहीं होगी, कोई कारण नहीं होगा, हम बस पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे इस नियम के तहत। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, रखो, क्या फर्क पड़ने वाला, रखो। पूर्ण स्वराज की मांग रखी, जिससे युवा वर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उस समय भारत में अंग्रेजों का अध्यक्ष इरविन वायसराय इरविन था। इरविन की नीति का उल्लंघन किया, डरा, कुछ औपनिवेशिक राज देने की बात कही, लेकिन कब देगा इसकी चर्चा नहीं किया। इससे कोई प्रभाव, कोई कांग्रेस के युवा वर्ग में कोई मतलब दबाव इसका नहीं पड़ा
और दबाव ना होने के कारण उल्टा उसके खिलाफ आंदोलन होने लगा। चलो भाई ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मनोबल नेहरू का बढ़ता है। नेहरू का मनोबल बढ़ने के कारण वह इसका कांग्रेस का अधिवेशन कर दिए। कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 31 तारीख को 1929 में 31 तारीख को मध्य रात्रि को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। शपथ ली गई, कस्में खाई गई भारत को आज़ाद करने के लिए। और इन्हीं सभी के बीच में ये जो बूढ़ा व्यक्ति गांधी, देखिए एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, इतिहास से हम सीखते हैं, सीखना चाहिए। यही दिक्कत है, पढ़ते हैं लेकिन सीखते नहीं। और गांधी इन सबसे दूर से सभी चीज को देख रहे थे, किसी में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस मनाई गई तो गांधी को लगा कि नहीं, इसमें अब हस्तक्षेप करना चाहिए, इसका लाभ मिलने वाला है। और गांधी ने जिसकी 1910 में ही गणना कर दी थी अपनी पुस्तक में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की, कहा कि अब पारी आ गई है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए। चलो भाई एक बार फिर से वापसी करते हैं। गांधी कमबैक, वापस आते हैं गांधी और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का उन्होंने प्रयास किया। चलो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। अब गांधी, याद पड़ी 1922 में गांधी एक चेहरा थे। 1900 सहयोग 20 में 1920 से 22 तक गांधी को पूरे देश जानने लगा था। एक नेता बन गए थे, बहुत बड़ा नेता। हर जगह गांधी की जयकार लगने लगी थी। लेकिन गांधी ने जब असहयोग आंदोलन बंद किया ना, तो इसका गांधी को उल्टा प्रभाव हो गया। लेकिन उस समय यदि ये वापसी करते, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती और उस समय ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की नाम चर्चा लेते, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनका समर्थन कोई नहीं करता। कोई नहीं के मतलब नहीं, मतलब ज़्यादा समर्थन लोग वाले नहीं मिलते, क्योंकि तत्काल में ही अभी इन्होंने धोखा दिया था सबको असहयोग आंदोलन बंद करके। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इनकी वापसी 8 वर्षों की बात हुई, बहुत बेस्ट। वापसी के बाद एक बार लोगों के अंदर फिर से उत्साह भर गया। गांधी, सबकी नज़र इस बूढ़े पर टिक गई। गांधी आया है, फिर कुछ लाएगा, फिर कुछ मजा करेगा। अरे भाई गांधी जरूर कुछ ना कुछ करेगा, भाई करेगा, ठीक है ना। अब गांधी ने सोचा, देखिए गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय बहुत मेहनत किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। क्यों? लोगों को एक करने के लिए। जाति पात भेदभाव धर्म, कितने सारे नियम कानूनों को कुचला, कितने सारे नियम कानूनों को तोड़ा, समझाया गया, तब जाकर कहीं कुछ हद तक लोग एक हुए थे असहयोग आंदोलन में। अब उतना समय नहीं था यहाँ पर। कौन से आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि किया जाए, शॉर्टकट रास्ता खोजना था। गांधी ने सोचा कि अरे पूरे भारत के हर क्षेत्र में हर एक लोग रहते हैं और सबके घर में नमक रहता है। और नमक ऐसा एक चीज़ है कि बिना नमक के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। और उस नमक पर इन अंग्रेजों ने टैक्स लगा के रखा है। वाह रे वाह, मिल गया मौका। इस नमक के मुद्दा को ही छेड़ डालते हैं और नमक के मुद्दा छेड़ जाने से सारे लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जाने अनजाने में सभी लोग हमारा समर्थन करने लगेंगे और इसका गहरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव मिलेगा, मजा आने लगेगा। चल भैया, हाँ। गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन करने को सोचा और नमक कानून उल्लंघन करने से पहले, देखिए इससे पहले बहुत सारे लोग थे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में किसी ने किसी का समर्थन नहीं किया, इतना ज़्यादा समर्थन नहीं दिया, क्योंकि किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं था उतना। देखिए एक गुरु जो होता है ना, एक नेता जो होता है ना, एक कोच जो होता है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। आप कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए एक गुरु का होना अति आवश्यक है। वो गुरु कुछ नहीं करेगा, आप गुरु से भी तेज है मान लेते हैं, वो गुरु क्या करेगा,
आपको एक सूत्र में बांध कर रखेगा, एक निश्चित एरिया में रखेगा, ठीक है ना। आपको उसका ज्ञान देगा कि क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। आदमी से ही ना गलती होती है, ठीक है। तो गांधी वैसे एक गुरु थे और गांधी वैसे एक नेता थे, एक कोच थे जिसकी जरूरत भी भारत की थी, भारत को थी। गांधी आए, बहुत सारे लोगों ने गांधी का समर्थन किया, जमकर गांधी का समर्थन हुआ। चलो भाई, मजेदार, मजे वाला समर्थन। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी ने नमक कानून तोड़ने से पहले सोचा कि एक काम किया जाए। भगवान भी एक बार दुश्मनों को माफ करते हैं, गांधी ने तो कितना बार कर दिया था। एक मौका दिया जाए सरकार को, और गांधी ने एक इरविन को 2 मार्च 1930 को एक पत्र लिख डाला इरविन को, और उसमें अपने 11 सूत्री मांग रखा कि 11 हमारे जो है मांग आप पूरा कर दीजिए, हम ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। लेकिन इरविन इसको नज़रअंदाज कर दिया। इरविन क्यों किया नज़रअंदाज? इरविन इसको अनदेखा करने के पीछे का कारण था कि इरविन ने सोचा कि अरे गांधी, अरे इसके इतिहास कौन नहीं जानता, असहयोग आंदोलन के बाद महक गया गांधी, कोई पावर, कोई पैटर्न नहीं है गांधी का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा। इग्नोर कर दिया, कर भैया इग्नोर। और यही इरविन, हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास तक कि यही इरविन गांधी से समझौता करेगा, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानेंगे हम लोग। सरकार जाएगी गांधी से समझौता करने, जो नहीं अनदेखा कर दिया था 11 सूत्री को। भाई माँ पूरा कर देते, कुछ 2 4 5 भी पूरा कर देता तो यह आंदोलन नहीं हुआ होता। अच्छा किया नहीं किया ना, ठीक है। गांधी ने सोचा कि 14 तारीख तक धमकी दिया था गांधी ने, भाई 14 तारीख तक पूरा कह दो, अना कर बनू तो बस अब तू जानिए का करम, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन ठोक दे। कुछ ना भाई, 14 तारीख नज़दीक आने लगा। 14 तारीख का इंतजार कौन करेगा? गांधी ने 12 तारीख को ही आंदोलन का आरंभ कर दिया था, यात्रा शुरू कर दी थी, दांडी यात्रा। और 14 तारीख जाते जाते आंदोलन को मतलब घोषित कर दिया कि होगा, अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। अब दांडी क्या है ना, एक गुजरात का जगह है दांडी, गुजरात का एक जगह है दांडी। एक आश्रम के बारे में आपको बताए थे जो गांधी ने निर्माण किया था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम हम आपको बताए थे कि यह आश्रम जो बुजुर्ग वर्ग के लोग थे ना, उनके लिए बनाया गया था, उनकी रक्षा, उनकी सेवा करने के लिए, जिन्हें माता पिता को, जो व्यक्ति जो लड़के छोड़ देते जिसका कोई नहीं है। और आगे चलकर ये साबरमती आश्रम राजनीतिक आश्रम बन गया, बताए थे आपको। और गांधी का ये प्रमुख मतलब ठिकाना था गुजरात में, और गांधी ने यहीं से आश्रम शुरू किया। गांधी के उस समय पार्टी में कुल 78 सहयोगी थे, गांधी के मदद करने वाले 78 लोग। ये 78 विश्वासी लोग थे जिन पर गांधी को पूरा विश्वास था कि हमें धोखा नहीं देंगे। इन 78 लोगों को लेकर गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ कर दी। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। भारत का जयकारा लगाया गया, नारा लगाया गया, वहीं से शुरू कर दिया गया। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू कर दी गई, ठीक है ना। और साबरमती आश्रम से दांडी जो है 240 किलोमीटर दूर है, 240 किलोमीटर दूर। समझ में आ रहा है ना? समझ जाइए कि एक बार बक्सर से पटना, फिर एक बार बक्सर से पटना, एक बार बक्सर से पटना, पटना से बक्सर, आना जाए दोनों मिला 240 किलोमीटर। और इतना लंबा सफर गांधी ने पैदल, कोई नहीं चाहिए भाई, क्योंकि पैदल जाना ही उचित है। जहाँ जहाँ से हम गुजरेंगे वहाँ वहाँ पर इस नारा को लगाएंगे और वहाँ वहाँ से लोगों को जुटाएंगे। है सबसे मस्त आइडिया। निकल गए 240 किलोमीटर की यात्रा पर, दांडी यात्रा शुरू की। और यात्रा 12 मार्च को ही शुरू कर दिया गया था। 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू हो गया था। और
78 सहयोगी को लेकर ये निकल पड़े और 24 दिन की यात्रा की गई थी। इस 24 दिन लगा था दांडी पहुंचने में, साबरमती आश्रम से दांडी जाने में 24 दिन लगा था। और 24 दिन की यात्रा पर, लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 में को वह दांडी पहुंचे, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ से गुजरे थे वहाँ के लोगों को पता चल चुका था कि गांधी कम बैक, गांधी वापस आ गया है भाई, अब कुछ ना कुछ तो होगा मजेदार, ठीक है ना। अब गांधी को देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए क्या होता है कि ये एक बड़ी लीला है। एक बार हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो घर से कहीं दूर भाग जाते थे, घर से गुस्सा होकर भाग जाते थे, ठीक है ना, हमारे गांव में। और कुछ दिन के बाद, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद में वो कभी कभी रात में 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे वापस आ जाते थे परिवार से भेंट करने के लिए, ठीक है। कभी रात को भी, कभी दिन को भी आते थे। जब वो गांव आते थे ना तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था, भाई आए हैं, आए हैं, ठीक है ना, आ गए हैं। और सभी लोग उमड़ कर एक लंबी संख्या में, अरे अभी हम उस समय ना बहुत छोटे थे, 7-8 क्लास में होंगे, ठीक है ना, इतना छोटा, मतलब इतना कि समझ सके ही। और हम देखते थे कि भाई हमारे गली से, हमारे आसपास से बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? तो आए हैं वापस, उनको देखने जा रहे हैं। ये एक बड़ी, सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ के चल भाई एक बार उनसे भेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे भारत, ठीक है ना। या कोई बीमार होता है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, कोई बीमार हो जाए ना, गाँव के लोग उमड़ कर देखने चले जाते हैं, भाई क्या हुआ है भाई, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे क्षेत्र। उसी तरह गांधी को आंदोलन साइड रखो ना पहले, पता नहीं गांधी के हम देख ली का हाल भल 10 बरिस में बड़ा फेमस आदमी रोले हैं, ठीक बा, तनी जाके तनी देख लिया जाओ। तो बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग तो गांधी को देखने पहुंचे थे, गांधी को देखने के लिए हजारों संख्या में लोग पहुंचे थे, ठीक है ना। और उनका बहुत सारे लोग उनके भाषण के प्रेमी थे, बहुत आराम आराम से भाषण देते थे, धीरे धीरे लोगों को समझ में आए। तो बहुत सारे लोग तो उनके भाषण सुनने के लिए पहुंचे, ठीक है ना। सोचिए क्या समय हुआ होगा उस समय, ठीक है ना। आने जाने में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब सुनेंगे गांधी के भाषण तो गांधी कुछ ना कुछ तो ऐसा बात बोलेंगे जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, जिसका मन नहीं होगा वो भी आंदोलन में शामिल होगा, ठीक है ना। जगह मन बा वो बराती चली, जगह नहीं के मन वो चली, वे हाल रहे, ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी पहुंच गए। 5 अप्रैल को इतना लंबी यात्रा तय की, रुको थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, ठीक है, उसके बाद काम करेंगे ना। और 6 अप्रैल को गांधी ने समुद्र के पानी से नमक निकाला और उस नमक को निकालकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। और जब नमक कानून का उल्लंघन हुआ ना कि गांधी ने नमक बना दिया, नमक बना दिया, नमक बना दिया, अंग्रेजों के साथ गांधी का युद्ध होने वाला है, नमक बना दिया गांधी ने नमक बना दिया। अरे भाई लोगों के अंदर एक आशा जाग रही थी, नमक, इस पर अंग्रेज टैक्स लगाए थे ना, माना किए थे ना व्यक्तिगत उत्पादन के लिए, गांधी ने कर दिया। अब क्या करेंगे अंग्रेज, क्या होगा गांधी। ये खबर एकदम तेजी से पूरे भारत में फैल गई, बहुत तेजी से इसका प्रसार होने लगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इस आंदोलन को और ज्यादा आंच देने के लिए इसमें घी डाला गया। घी मतलब क्या? बहिष्कार की नीति अपनाई। असहयोग आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण था बहिष्कार की नीति, विदेशी वस्त्रों को जलाना, वस्तुओं का बहिष्कार करना। बहुत बड़ी संख्या में बहिष्कार की नीति अपनाई गई। लोगों ने विदेशी कपड़ों का त्याग किया, यहाँ पर भी लोगों ने विदेशी कपड़ों का त्याग किया, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया। लोगों ने यह प्रण लिया कि नहीं, हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे। और यही नहीं, गांधी को देखकर गांधी बताया ना कि भाई एक नेता जरूर होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए।
करने की क्षमता सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर एक व्यक्ति के अंदर भी है, ठीक है ना। लेकिन क्या करना है यह बताने वाला एक व्यक्ति जरूर चाहिए। उसी को तो शिक्षक कहते हैं, उसी को तो नेता कहते हैं, वही तो कोच होता है, एक चाहिए, वह गांधी थे, ठीक है ना। अब गांधी को देखकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी यात्राएं शुरू होने लगी, नियम कानूनों का उल्लंघन होने लगा, बहुत सारे नियम कानून। गांधी ने एक नमक कानून एक चाहिए ना कि भाई हमें झगड़ा करना है आपके साथ में तो कुछ एक टोन बोलना पड़ेगा, कुछ एक मतलब रीजन चाहिए। बिना रीजन का कोई भी काम नहीं होता है, कारण चाहिए, हर एक चीज का कारण होता है और कारण चाहिए। तो गांधी ने भी एक कारण खोजा, रीजन खोजा, ठीक है ना। उसके बाद नमक सत्याग्रह का प्रसार किया गया, ठीक है ना, और यह पूरे देश में तेजी से बढ़ा। देश के अन्य भागों में भी सत्याग्रह आंदोलन तेजी से बढ़ा, ठीक है ना। तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचार्य ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य, जगह का नाम है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक यात्राएं की। इसमें भी लोगों को इकट्ठा किया गया, इसमें भी बहुत सारे अंग्रेजों के नियम तोड़ा गया, ठीक है ना। धारासणा में सरोजिनी नायडू ने के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया, वहाँ पर भी नमक के खिलाफ आंदोलन की गई, ठीक है ना। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, क्योंकि नमक गांधी ने जानबूझकर चुना था। नमक के अलावा समाज में और भी बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं थी जिससे लोग पर अंग्रेज जो उन पर अपना हुक्म चला रहे थे, लोगों की उससे असुविधाएं थी, लेकिन गांधी ने जानबूझकर नमक चुना था, क्योंकि नमक हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोग के लिए अनिवार्य है। मतलब नमक कानून के उल्लंघन का अर्थ हुआ कि इसमें उन सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे, ठीक है। आइए, और समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया, मजदूर से लेकर बड़े छोटे सभी वर्ग, ऊंच नीच, हर एक वर्ग के लोग इसमें भाग लिया, ठीक है ना। और इसमें जब इतने तेजी से ये आंदोलन बढ़ा ना पूरे भारत में, ये बहुत आंदोलन तेजी से एक रफ्तार पकड़ लिया। अब बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन दे दिया, ये सबसे अच्छा काम था। अब तो सरकार इरविन सोच रहा है, गांधी की 11 सूत्री की ध्यान देनी चाहिए थी, गांधी को हल्का में नहीं लेना चाहिए था। इरविन, अब क्या है भाई, अब है क्या, अपनाओ नीति, अपना नीति अपनाओ भाई। क्या लॉ का भइल लॉ जा, गांधी गइले हो, गांधी गइले जेल, ये तो होना ही था। गांधी को भी पता था कि हमें जाना है जेल। गांधी को जेल से डर नहीं था, जेल में अच्छा लगने लगा था। वहाँ पर भी कुछ क्रांतिकारी लोग हो गए थे, सोचिए 1922 में जेल, उसके पीछे जेल। अरे भाई जेल से हमारा पुराना नाता है, ले चलो ना। गांधी गए जेल, लौजा गांधी आ गई ले जेल, ठीक है ना। देखो यहाँ पर गांधी गए जेल, ठीक है, गांधी जेल गए, ठीक है। जब गांधी के जेल जाने की बात पता चली ना कि गांधी की गिरफ्तारी हो गई, तो सोलापुर के जो मजदूर थे ये बहुत प्रभावित हुए गांधी की गिरफ्तारी से। गांधी की गिरफ्तारी अंग्रेजों ने कर दी, हम नहीं काम करेंगे अंग्रेजों के, इतना अच्छा गांधी काम कर रहे थे, नहीं काम करेंगे। और अंग्रेजों ने सोलापुर के जो मजदूर थे ना, मिल मजदूर, मिल बन के मैं में जाता हर मिल ना करब हम काम, हमारे नेता का तो गिरफ्तार कैले है, हम काम करी, हमारे नेता को आप गिरफ्तार किया, हम आप काम करेंगे, मैंने में जाता हर काम, ठीक है। और इन मजदूरों ने सोलापुर में मजदूरों द्वारा मिल में हड़ताल कर दिया गया। मिल में हड़ताल पर अनशन पर बैठ गए, नहीं करेंगे काम, नहीं करेंगे, हमारा नेता वापस करो, हमारे गांधी को लौटाओ, ठीक है ना। आंदोलन हुआ। इसके अलावा बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड के विरुद्ध आंदोलन हुआ।
बंगाल में वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। गुजरात में लगान बंदी के लिए आंदोलन हो गया। करबा गांधी के गिरफ्तार तक आंदोलन होइबे न करी। गुजरात में लगान बंदी के खिलाफ आंदोलन हो गया। गांधी ने एक रास्ता छोड़ दिया था, एक वायरस छोड़ दिया था। अब उस जो जहाँ से वायरस उत्पन्न हो उस वायरस को तुम ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो वायरस छूटा है ना, वो वायरस से वायरस बनाएगा। ठीक है, मतलब गांधी ने एक वायरस छोड़ दिया था आंदोलन का। एक बार फिर से भारतीय लोगों के अंदर, भारतीय राजनेताओं के अंदर एक नई आत्मा डाल दी थी गांधी ने। उस आत्मा के बल पर लोग अपना काम है। अरे भाई मस्त, क्या हाल चाल है? अरे बहुत मस्त है भाई, बहुत अच्छा, चल भैया, जय जय। ठीक है, और आंदोलन जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गया, हर जगह। क्या है गुजरात में? क्या है? अरे आंदोलन चल रहा है, लगान बंदी का आंदोलन शुरू हुआ है, यूनियन बोर्ड की स्थापना के विरुद्ध आंदोलन हुआ है। ठीक है ना, असम में छात्रों के द्वारा। जब सब आगे हैं तो विद्यार्थी क्यों पीछे रहेंगे? असम में छात्रों द्वारा गांधीनम सर्कुलर जो नियम था उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया गया। बहुत सारे छात्रों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, टीचरों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, जमकर इसमें भागीदारी लिए। और एक और बात आपको राजकीय बताते हैं कि असहयोग आंदोलन में नहीं हुआ था, और इसमें ना जमकर स्त्रियों ने भी भाग लिया था, यानी महिलाएं भी जमकर इस आंदोलन में भाग ली थी। अंग्रेजों के खिलाफ जमकर आंदोलन किया था, अंग्रेजों की कुटाई बिगाई सब चीज ठीक है। यहीं से तो स्त्री की एंट्री हुई थी भारतीय राजनीति में। ठीक है, जमकर अंग्रेजों के खिलाफ स्त्रियों ने भी, कल के क्लास में पढ़ाएंगे कि स्त्रियों की भागीदारी कितनी है, क्या है। ठीक है ना। हाँ, और मणिपुर में, नागालैंड में रानी जो गैरुनाली थी, जो भतीजी थी, आपको पढ़ाया गया था पीछे 7 क्लास में, ये आदिवासी समाज की थी। ठीक है ना, आदिवासी समाज की रानी मानी जाती थी। ठीक है ना, और ये भी जितना हो सके अपने नेतृत्व में सरकार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू कर दिया। इनका पूरा परिवार ही आंदोलनकारी था, इनका चाचा सबसे बड़ा आंदोलनकारी, फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है ना, तो इन्होंने भी आंदोलन शुरू किया। 8 क्लास वाले बच्चों को भी कुछ दिन पहले, परसों ही चौथा रोज पढ़ाए, 2 दिन पहले पढ़ाए थे, आपको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करें तो सीमांत का प्रसार करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, इस नाम को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, ये खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे ना, इनको सामान्य व्यक्ति मत समझिएगा, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। मतलब लोग इनको गांधी के दूसरा रूप मानते थे, सीमांत गांधी। ठीक है ना, फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, सीमांत गांधी। ठीक है, और इन्होंने खुदाई, खिदमत ताग, लाल कुर्ती वाले स्वयंसेवकों के खिलाफ आंदोलन का गठन किया। यानी गांधी का बायां हाथ की तरह काम कर रहे थे, एक तरफ से पूरा पक्ष को संभाल रखे थे। हाँ, एक गुना खुदाई, अंग्रेजों के जो खुदाई पर थे उसके खिलाफ आंदोलन, लाल कुर्ती सेना का गठन किया था इन्होंने, स्वयं सेवक का गठन करके आंदोलन का आरंभ किया था। बहुत बड़ा इनका भागीदारी था आंदोलन में। ठीक है ना, कौन? सीमांत गांधी का। तो ये भी क्वेश्चन है, सीमांत गांधी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बात करें। अब सब राज्य में आंदोलन होगा तो हमारा बिहार राज्य क्यों पीछा रहेगा? ये अरे भैया हम काहे पीछे रहम हो ना, अरे भैया चलावा हो। ये जो आंदोलन हुई और गांधी के इस सविनय हो गया आंदोलन के भाग हमारे बिहार भी बना था, और बिहार में भी जमकर आंदोलन हुआ था। देखो बिहार में बहिष्कार का आंदोलन अति प्रभावशाली रहा। बिहार में सबसे बढ़िया लगा बहिष्कार का आंदोलन। बिहार के लोगों ने जमकर बहिष्कार किया। देखिए बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं आप, बिहार के कैदियों ने जो जेल में है, छपरा जेल के कैदियों ने, जो विदेशी कपड़ा कैदियों को पहनने के लिए दिया जाता था, उन कैदियों ने कहा कि हम नहीं पहनेंगे आपका ये कपड़ा विदेशी, हमारा देसी कपड़ा चाहिए। कैदियों ने डिमांड रखा। कैदियों का अंग्रेज सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो कैदियों ने उन कपड़ों का त्याग, सोचिए कितना बड़ा बलिदान था। कैदियों ने उन कपड़ों को त्याग करके नंगा रहे जेल में, बिना कपड़े के नंगा पूरे जेल में घूम रहे थे कैदी। सोचिए,
लेकिन हम नहीं पहनेंगे विदेशी कपड़ा। इतना बड़ा बलिदान था, इनको लोग याद नहीं रखते, बड़े बड़े नाम को याद रखते हैं। इनकी भी तो भूमिका है। इन कैदियों ने नंगा रहकर इस आंदोलन का समर्थन दिया था हमारे बिहार में, छपरा के जेल में, ठीक है ना। लिखे हैं जिसे लिखा है यहाँ पर, जिसे नंगी हड़ताल के नाम से भी जाना गया। नंगा रहकर कैदियों ने हड़ताल किया अंग्रेजों के खिलाफ कि हमें देसी कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। सिवान जिला में, बिहार में सिवान जिला पता होगा आपको, बिहार में सिवान जिला में एक नाम था गंगा प्रसाद राय, एक व्यक्ति थे गंगा प्रसाद राय ने चौकीदारी कर, सोचिए हमारे बिहार में अंग्रेज, बिहार में नहीं पूरे राज्य में अंग्रेजों ने चौकीदारी पर भी कर लगाया था कि आप यदि चौकीदारी करना चाहते हैं, अपने सामान की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अरे भैया, हम अपना घर के रक्षा करी तो तारा के टैक्स नहीं, तब अपने घर के हम रक्षा करम, सुरक्षा दें। तो चौकीदारी पर भी कर लगाया गया था। और ये जो व्यक्ति थे ना गंगा प्रसाद राय, इन्होंने चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन चला दिया बिहार में। ना दे आंदोलन, जनता उखाड़ा को उखाड़ लिया ना, ऐसे बिहार के तो जानते ही आप लोग। इसके अलावा भागलपुर, मुंगेर, बड़िया, बेगूसराय, मोकामा, बाढ़, इन सब में भी आंदोलन हुआ किसी न किसी चीज़ को लेकर। कहीं चौकीदारी के लिए, कहीं कुछ के लिए, कहीं पर विदेशी वस्तु कपड़ों का बहिष्कार किया गया, ठीक है ना। कहीं पर अंग्रेजों की नीति का बहिष्कार किया गया, कहीं पर किसान आंदोलन किया गया, हर जगह आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है ना। अभी छपरा के जेल में बताया कैदियों ने विदेशी कपड़ा का विद्रोह किया, आंदोलन किया। इसके अलावा पटना जिला में औरत हसन इमाम, औरत है एक श्रीमती हसन इमाम, पूरा नाम इनका श्रीमती हसन इमाम, ठीक है ना, एक लेडी थी, और एक बिंदवासिनी देवी, ये मिलकर, ये मुख्य थी उसमें, इन्होंने मिलकर महिलाओं के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का विरोध किया। ये मिलकर पटना जिला में अब विदेशी वस्त्रों को जला दिया, जलाकर इसका विरोध किया जमकर। लोगों के अंदर कहा कि नहीं, आप लोग विदेशी वस्त्र मत यूज कीजिए, ये अंग्रेजों का वस्त्र है, हमें अंग्रेज भोका बना रहे हैं, हमें विदेशी वस्त्र नहीं यूज करना चाहिए, हमें देसी अपनाना चाहिए। इन्होंने देसी का प्रचार किया, ठीक है ना। गया में चंद्रावती देवी चौकीदारी के विरुद्ध व्यापक आंदोलन किए। गया में जो चंद्रावती देवी ने भी इसके विरुद्ध आंदोलन किया, ठीक है ना। इस तरह ये आंदोलन तेजी से रफ्तार पकड़ लेता है, ठीक है। अब इतना आज के क्लास में हम इतना ही जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कल के क्लास में कि इस आंदोलन के मुख्य प्रभाव क्या था, इसमें महिलाओं की भागीदारी क्या थी, इसमें कुछ क्रांतिकारी पार्टियां भी बनी थी, जैसे भगत सिंह हो गए, इनकी पार्टी बनी थी, इनका क्या भूमिका था, कल के क्लास में फोड़ेंगे। अरे भगत सिंह वाला चैप्टर आ जाने तो उसी का तो इंतजार है, फोड़ेंगे इतना अच्छे से कि समझ में आने लगा। उसके बाद इरविन को समझ में आएगा, अरे गांधी के संगे पंगा लेके बहुत बड़ा गलती कर देनी हम ना, जाके गांधी संगे समझौता करी। इरविन पहुंचेंगे गांधी से समझौता करने के लिए, जिसे इरविन समझौता के नाम से जानेंगे, वो भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर एग्जाम में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ तरीका होता है, उसी तरह का मेरा भी एक तरीका है। एक लाइक जरूर ठोकिएगा कि मनोबल बढ़े, ठीक है ना। और नए बच्चे आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों के पास पहुँचे और उन्हें भी पता चले कि हमारे इतिहास जो है, भारत के इतिहास कैसा है, कितना आनंदित है, बोर नहीं है, समझ कर पढ़ेंगे, बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय राम राम।